इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मेंडल के नियम का अपवाद है। अध्याय 5 क्लास 12th का ये टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता, जो कि मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपूर्ण प्रभाविता को क्रॉस के साथ। मेंडल के दूसरे नियम अर्थात प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के दूसरे नियम प्रभाविता के नियम का अपवाद है। याद रखना है, प्रभाविता के नियम का यह अपवाद है। इसमें एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, मतलब पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाता है। प्रभाव दिखाता है तो अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, अर्थात प्रभावी एलील अपूर्ण रूप से अप्रभावी एलील पर प्रभाव दिखाता है। प्रभावी एलील मतलब डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील पर अपूर्ण रूप से मतलब इनकम्प्लीट रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। और इस अपूर्ण प्रभाविता को सत्यापित किया गया था मिराबिलिस जलापा पर। गुल अब्बास भी कहते हैं, मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं और 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। अगर आप देखें तो इसका जो संरचना है, फूलों की जो आकृति है वह इसी प्रकार की आती है। ये रेड है, ये वाइट है और नीचे पिंक मिलेगा आपको। ये 3 कलर जिसका हम लोगों ने क्रॉस में भी उपयोग किया है अपूर्ण प्रभाविता को सत्यापित करने के लिए कि किस प्रकार यह अपूर्ण प्रभाविता होता है, कैसे प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर अपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। इसके बारे में जब हम लोगों ने क्रॉस किया तो इन्हीं पुष्पों का उपयोग किया है, जिसमें रेड, वाइट और पिंक का उपयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिराबिलिस जलापा या गुल अब्बास या इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं के लाल फूल, देखिए क्रॉस है यहाँ पर। अब याद रखना है लाल फूल किसका, मिराबिलिस जलापा का। और सफ़ेद फूल जैसे ही स्मॉल लेटर में आया तो ये हो गया रिसेसिव एलील, कैपिटल लेटर में है तो डोमिनेंट एलील अर्थात प्रभावी एलील के बीच क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी फूल वाले हुए अर्थात पिंक हुए। जितने भी फूल हुए वे सभी पिंक हुए। और इनका जो जीनोटाइप है वह कैपिटल R और स्मॉल r हुआ F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में। देखिए पहले अब हम लोग इसको क्रॉस के माध्यम से देखते हैं F1 पीढ़ी तक, फिर उसके बाद आगे अध्ययन करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को जानने के लिए मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस किया गया, पैरेट के रूप में लिया गया है। रेड और वाइट फ्लावर पैरेंट के रूप में लिया गया है और इनके बीच में क्रॉस कराया गया है। रेड फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल R है और वाइट फ्लावर का जो जीनोटाइप है वह स्मॉल r है। ये दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप है। गैमेट्स बनने के क्रम में सभी कोशिकाएं या एलील एक दूसरे से अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ कैपिटल R और कैपिटल R एक दूसरे से अलग हो गया, यहाँ स्मॉल r एक दूसरे से अलग हो गया, क्योंकि सभी गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, होते हैं, इसीलिए ये कोशिकाओं में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब F1 जनरेशन के लिए जो रेड फ्लावर है उसका एलील और जो वाइट फ्लावर है उसका एलील आपस में मिलेगा, दोनों का एलील आपस में मिलेगा। अब देखिए कैसे, ये सबसे पहला जो ये येलो वाला लाइन है इसको देखेंगे, यहाँ ये R से आया और इस स्मॉल r से आके मिल गया, इसका जीनोटाइप हुआ कैपिटल R स्मॉल r। दूसरे को देखते हैं, यहाँ कैपिटल R, ये ऑरेंज वाले को यहाँ से देखते हैं इसको स्मॉल r, तो इसका भी जीनोटाइप आया कैपिटल R स्मॉल r।
इसी प्रकार से हम दूसरे आर को यहाँ से देखेंगे, पर्पल वाले लाइन को देखना है तो वहाँ से आप देखिएगा तो ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर आता है। इसी प्रकार से ये लाइट ग्रीन वाला जो लाइन है इसको भी देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इस प्रकार F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में जो 4 संततियाँ बनी हैं उन सभी का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है। सभी का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है, अर्थात ये हाइब्रिड है, अर्थात ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने के कारण, कैपिटल आर स्मॉल आर होने के कारण पहली पीढ़ी में देखा गया जितने भी फूल प्राप्त हुए वे सभी पिंक थे, ऑल आर पिंक। जितने भी पुष्प प्राप्त हुए वे सभी पिंक हुए। होना चाहिए था रेड। जो मेंडल का नियम है, मेंडल का नियम कहता है कि प्रभावी एलील हमेशा अप्रभावी एलील पर अपना प्रभाव दिखाता है, अर्थात अप्रभावी एलील दबा रहता है जबकि प्रभावी एलील अपना प्रभाव दिखाता है हेट्रोजाइगस अवस्था में, विषम युग्मनजी अवस्था में। अर्थात जब दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर रहेगा, ये विषम युग्मनजी अवस्था है, हेट्रोजाइगस स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक प्रभावी एलील है और दूसरा अप्रभावी एलील है, तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस अवस्था कहते हैं। हेट्रोजाइगस अवस्था में जो प्रभावी एलील है वही केवल अपना प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेंडल ने कहा था। लेकिन जब मिराबिलिस चलापा का अध्ययन किया गया तो पहली पीढ़ी में जितना भी हेट्रोजाइगस संतति बना वे सभी संतति का फूलों का रंग पिंक आया। इसका मतलब है कि जो प्रभावी एलील है कैपिटल आर, वह अपना प्रभाव स्मॉल आर पर अपूर्ण रूप से दिखाता है। कैसे दिखाता है? अपूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। इसीलिए पुष्प के डार्क रेड होने के बजाय ये पिंक हो जाता है। अपना प्रभाव यदि पूरा दिखाता तो पुष्प रेड होता, अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखाता है अर्थात अपूर्ण रूप से दिखाता है, इसीलिए यह पिंक हो गया है। तो ये इसका पहली पीढ़ी का अध्ययन था। आइए हम लोग फिर से नोट्स की ओर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी में किस तरह का क्रियाकलाप हुआ है। देखिए, F2 पीढ़ी में इसका फिनोटाइप तथा जीनोटाइप दोनों अनुपात 1:2 होते हैं। अब F2 पीढ़ी जब फाइंड आउट किया गया अर्थात सेल्फिंग कराए गए, क्या कराया गया? सेल्फिंग कराया गया। मतलब जो F1 जनरेशन के संतति थे, F1 पीढ़ी के जो संतति थे उनको आपस में क्रॉस कराया गया, उसी प्रक्रिया को हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। F1 जनरेशन के संततियों के बीच में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि F2 पीढ़ी में इसका फिनोटाइप तथा जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 होता है। ये अनुपात याद रखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। इस क्रॉस से यह पता चलता है कि प्रभावी एलील भी केवल समयुग्मनजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, इस क्रॉस जब हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं तो क्रॉस में पहले हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, इस रिजल्ट पर हम लोग पहले पहुंचते हैं, उसके बाद आपको आगे की जो कहानी है वो समझ में आएगी। F1 पीढ़ी तक हम लोगों ने क्रॉस के माध्यम में देखा है। अब हम लोग देखते हैं कि F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी के लिए क्या कहा गया? तो F2 पीढ़ी में कराया गया सेल्फिंग कराया गया, मतलब F1 जनरेशन के संततियों के बीच में क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन के संततियों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फिंग, और उससे प्राप्त होता है हमें क्या? F2 जनरेशन। आइए क्रॉस के माध्यम से इसको देखिए। सेल्फिंग पेरेंट्स के रूप में, अर्थात ये पिंक फ्लावर F1 जनरेशन में आया और ये भी पिंक फ्लावर F1 जनरेशन में आया। अब इन दोनों F1 जनरेशन के संततियों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फिंग। हमने इसको माना है पेरेंट, किसके लिए? तो F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए। अब पिंक का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात ये विषम युग्मनजी अवस्था में है, दोनों जनक विषम युग्मनजी अवस्था में है। उस अवस्था में रहने के पश्चात ये दोनों एलील गैमेट्स बनने के क्रम में ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गैमेट्स बनने के क्रम में, युग्मक बनने के क्रम में दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों एलील एक दूसरे से
अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कैपिटल आर अलग है, स्मॉल आर अलग है, कैपिटल आर अलग है दूसरे जनक का, और स्मॉल आर अलग है। प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, इनके बीच में क्रॉस को देखेंगे तो ये कैपिटल आर को इस कैपिटल आर से मिलाया गया, तो यहाँ जीनोटाइप आया कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को पुनः दूसरे जनक के स्मॉल आर से मिलाया गया, तो इसका जीनोटाइप आया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब पहले जनक के जो रिसेसिव एलील है अर्थात स्मॉल आर है, इनको मिलाया गया दूसरे जनक के कैपिटल आर से, तो इसका जीनोटाइप आया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब पहले जनक के रिसेसिव एलील को दूसरे जनक के रिसेसिव एलील से मिलाया गया, तो इसका जीनोटाइप आया स्मॉल आर। अब स्थिति को देखें तो यहाँ सबसे पहले में कैपिटल आर, उसके बाद दो संततियाँ हाइब्रिड है अर्थात यह विषम युग्मनजी अवस्था में है, और जो चौथा संतति है उस चौथा संतति में रिसेसिव एलील होमोजाइगस अवस्था में अर्थात समयुग्मनजी अवस्था में उपस्थित है। तो हम लोग तो पहले से भी जानते हैं यदि कैपिटल आर है तो फ्लावर होगा रेड, और कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फ्लावर का कलर है पिंक, जो कि F1 जनरेशन में भी इसी प्रकार का हेट्रोजाइगस अवस्था में आया था। और यहाँ जो होमोजाइगस में रिसेसिव एलील है तो यहाँ फ्लावर का कलर हो जाता है वाइट। अगर हम इस बीच वाले भाग को पिंक वाले को देखें और यहाँ रेड और वाइट को देखें, अगर इन चारों संततियों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये स्पष्ट पता चल रहा है कि जहाँ डोमिनेंट एलील प्रभावी एलील होमोजाइगस अवस्था में है, समयुग्मनजी अवस्था में है, तो वहाँ वह पूरा प्रभाव दिखाता है, अर्थात पुष्प का कलर, पुष्प का जो रंग है वह रेड हो जाता है। रिसेसिव एलील यदि होमोजाइगस अवस्था में है, स्मॉल आर है, तो वैसी स्थिति में पुष्प का कलर वाइट हो जाता है। परंतु जब हेट्रोजाइगस अवस्था में रहता है, दोनों एलील प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील हेट्रोजाइगस अवस्था में रहता है, तो कैपिटल आर अर्थात प्रभावी एलील अपना प्रभाव अपूर्ण रूप से दिखाता है, जिसके कारण जो हाइब्रिड संततियां हैं वे सभी पिंक हो जाते हैं। हाइब्रिड संततियां जो हैं वो पिंक हो जाती हैं, हाइब्रिड संततियां पिंक हो जाती हैं। अर्थात अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसके जीनोटाइप का स्टडी करें तो कैपिटल आर वाले एक, कैपिटल आर वाले दो, और स्मॉल आर वाले एक, ये इसका जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप को देखें तो फिनोटाइप में रेड कितना एक, पिंक कितना दो, और वाइट कितना एक। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों एक जैसा ही है, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात एक होता है, अर्थात 1:2:1 होता है, चाहे वो जीनोटाइप हो या फिर फिनोटाइप हो। इस प्रकार इस अपूर्ण प्रभाविता से यह सिद्ध होता है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम इस मिराबिलिस जलापा पे लागू नहीं होता है, मिराबिलिस जलापा पे लागू नहीं होता है। देखिए कहा गया कि इस क्रॉस में यह पता चलता है कि प्रभावी एलील भी केवल समयुग्मनजी मतलब कैपिटल आर समयुग्मनजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अर्थात जब F2 जनरेशन का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ कैपिटल आर था तो पुष्प रेड था। विषम युग्मनजी स्थिति में प्रभावी एलील अपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसीलिए जब कैपिटल आर स्मॉल आर था तो पुष्प का रंग कैसा था पिंक, पुष्प का कलर हो गया था पिंक। अर्थात जो कैपिटल आर है वह अपना प्रभाव अपूर्ण रूप से दिखाता है, इसीलिए फूलों का रंग पिंक हो जाता है, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभावी एलील और इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर अपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, इसीलिए फूलों का रंग होना चाहिए था रेड लेकिन हो जाता है पिंक। अर्थात प्रभावी एलील अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाता है, पूर्ण रूप से नहीं दिखाता है, अपूर्ण रूप से दिखाता है, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं।
ये था हमारा मेंडल के दूसरे नियम का अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा नियम प्रभाविता के नियम का अपवाद है, ये अप्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी एलील हेट्रोजाइगस अवस्था हो या होमोजाइगस अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव पूर्णतः दिखाता है। लेकिन मिराबिलिस जलापा के केस में हमने देखा कि हेट्रोजाइगस अवस्था में प्रभावी एलील अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाता है। इसीलिए इसको मेंडल के नियम के अपवाद के रूप में रखा गया है। यदि इस अपूर्ण प्रभाविता से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका तुरंत निदान किया जाएगा। आप खुद भी देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह का वीडियो है, इसके माध्यम से आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। और यह एग्ज़ाम में 2 और 5 नंबर दोनों रूपों में पूछा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है और कभी कभार दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है। इसीलिए इसको जानना और याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए और ध्यान रखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और साथ साथ में स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।